Hello everyone, welcome back to our pen. I hope you all are doing very well and preparing very hard for the exam. जैसे आपको पता है एग्ज़ाम आने वाले हैं तो हमने एक रिवीजन सीरीज़ लॉन्च की है जिसमें आपको डेली कोई एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक को रिवाइज करवाया जाएगा विद इन 15 या 10 मिनट्स जितना भी वो टॉपिक कवर करेगा, बट ये क्विक रिवीजन होने वाला है। तो आज का जो टॉपिक है वो है इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट। तो आइए चलते विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। फर्स्ट लेजिस्लेशन इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट में क्या आया था? एम्प्लॉयर वर्कमैन डिस्प्यूट 1860, ये आपका पहला डिस्प्यूट एक्ट था इंडिया में। फिर क्या आया? ट्रेड डिस्प्यूट एक्ट 1926 एंड देन डिफेंस रूल में एक आपके सेक्शन इंक्लूड किया गया, इंसर्ट किया गया है, रूल इंसर्ट किया गया था जिसे 81A कहा जाता है, वो किया गया था 1942। ये भी स्ट्राइक्स और डिस्प्यूट्स के रिगार्डिंग था। तो ये 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, ये आप ध्यान में रखिएगा। अब चलते हैं इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 जो अभी अप्लाइड है। ये इन्फोर्स में कब आया था? 1 अप्रैल 1947। इसके अंदर 5 शेड्यूल है। पहला शेड्यूल है पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज का, सेकंड है मैटर्स रिलेटिंग टू द लेबर कोड, थर्ड है इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स के मैटर, फोर्थ है नोटिस ऑफ चेंज एंड फिफ्थ है अनफेयर लेबर प्रैक्टिसेस। ये 5 बहुत इंपॉर्टेंट शेड्यूल है। क्वेश्चन यहाँ से आते हैं, मैच द फॉलोइंग और समथिंग में। कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस के क्वेश्चंस आपने देखे होंगे, आजकल आने लगे हैं, काफ़ी दिन से आ रहे हैं ये डेफिनेशंस के क्वेश्चन। तो कुछ जो एक्ट्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट्स हैं, जैसे आपका इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट हो गया, फैक्ट्रीज एक्ट हो गया और ट्रेड यूनियन एक्ट हो गया, तो ये सबसे थोड़े बहुत क्वेश्चन आपके बन जाते हैं। तो कुछ कुछ जो इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है आप प्लीज़ उनके क्लॉजेस भी याद करने की कोशिश कीजिएगा, कुछ रिलेट करके याद कर लीजिए। आइए देखते हैं इसमें क्या क्या है। इसमें पहले है 2G एम्प्लॉयर, आप ऐसे याद कर सकते हो, एम्प्लॉयर जी होते हैं, तो ये 2G में डिफ़ाइन किया गया है। इंडस्ट्री जे, तो इंडस्ट्री जे से आती है। डिस्प्यूट में बहुत किचकिच होती है तो के से डिस्प्यूट हो जाएगा। इंडिविजुअल, जब भी हम किसी एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को दिखाते हैं तो हम लोग अ यूज़ करते हैं, एन एप्पल हो गया, अ कार हो गई, तो वैसे ही इंडिविजुअल का डिस्प्यूट है तो अ लग गया, यहाँ पे ए लग गया। ओके, ले ऑफ को के हम लोग करेंगे क्योंकि आप बहुत किचकिच कर रहे थे तो आपको ले ऑफ कर दिया गया है। एल फॉर लॉकआउट होता है। पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज में एन होता है, यहाँ सर्विसेज हैं, और जब भी हम लोग एन नंबर ऑफ़ चीज़ें, मतलब नंबर ऑफ़ चीज़ें को हम एन से डिफाइन करते हैं, तो इसलिए पब्लिक यूटिलिटी सर्विस को हम एन से आप याद कर सकते हो। रिट्रेंचमेंट डबल ओ में डिफ़ाइन किया गया है, आप ऐसे याद कर सकते हो कि रिट्रेंच हो गए तो आपकी जो इनकम है वो ज़ीरो हो गई है, तो यहाँ डबल ज़ीरो दिख गया। फिर सेटलमेंट क्यों में डिफ़ाइन किया गया, तो आप ऐसे याद कर सकते हो कि एम्प्लॉय इंसिस्ट करे कि हम सेटलमेंट क्यों करें, तो सेटलमेंट क्यों। फिर वो वही एम्प्लॉय कह रहा है कि हम स्ट्राइक पे जाएंगे, तो पे फॉर पी, तो स्ट्राइक पी में डिफ़ाइन है। फिर आता है आपका अनफेयर लेबर प्रैक्टिसेस, वो RA में डिफ़ाइन किया गया है। अगर आप शेड्यूल की बात करोगे तो शेड्यूल 5 में डिफ़ाइन किया गया है। वेजेस RR और वर्कमैन SC। आई होप ये थोड़े बहुत आपको याद ही हो गए होंगे ड्यूरिंग दी वीडियो। चलिए देखते हैं अथॉरिटीज़। कुछ अथॉरिटीज़ इस एक्ट के अंदर हैं, इसके सेक्शंस आप थोड़े से याद करने की कोशिश कीजिएगा। जो सेक्शन 3 है वो आपका वर्क कमेटी है। आप ऐसा लेके चल सकते हो कि किसी एक इंडिविजुअल को कोई डिस्प्यूट हो गया तो वो पहला किसके पास जाएगा? वर्क कमेटी के पास जाएगा, तो वो सेक्शन 3 में है। वर्क कमेटी कब बनती है? जब किसी ऑर्गेनाइजेशन में, जब किसी इंडस्ट्री में 100 और 100 से ज़्यादा लोग होते हैं तो वो वहाँ पे मैंडेटेट हो जाता है कि उसे वर्क कमेटी फॉर्म करनी है। उस कमेटी में कौन होगा? इक्वल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉई, इसी को हम वर्क कमेटी बोलते हैं। अब आता है सेक्शन 4, डैट मीन्स कंसिलिएशन ऑफिसर। वर्क कमेटी से बात नहीं बनी तो ऑफिसर के पास जाना। कौन से ऑफिसर? कंसिलिएशन ऑफिसर, जो सेक्शन 4 में डिफाइन है। कौन अपॉइंट करता है इसे? अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी, और इसको रिपोर्ट कितने दिन में देना है? 14 डेज़ में। विद इन 14 डेज़ कंसिलिएशन ऑफिसर अपना रिपोर्ट दे देता है, और वो बेसिकली डील करता है PSUs के जितने भी मैटर होते हैं। फिर आ जाता है सेक्शन 5। अब कंसिलिएशन ऑफिसर से भी बात नहीं बनी तो कंसिलिएशन बोर्ड के पास जाना पड़ेगा। ये जो बोर्ड है वो भी अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट करती है, फॉर्म करती है, अपॉइंट करती है, कुछ भी आप कह सकते हो। बट ये जो बोर्ड होती है ना वो एडॉलिक इन नेचर होती है। मतलब अगर मान लीजिए कोई डिस्प्यूट बहुत ज़्यादा मेजर हो गया, बहुत ज़्यादा वर्स हो रहा है, तो बोर्ड ऑफ कंसिलिएशन को फॉर्म किया जाएगा
और जैसे ही वो रिपोर्ट दे देगी सब डिज़ोल्व हो जाएगा तो उसे डिज़ोल्व जाके कर देंगे। और ये बोर्ड कितने दिन में आपको रिपोर्ट देगी? विद इन 2 मंथ। सो इतना क्लियर हो गया होगा। अब चलते हैं कोर्ट ऑफ इंक्वायरी पे। वहाँ भी बात नहीं बनी तो कोर्ट ऑफ इंक्वायरी में हम चले आए। कोर्ट ऑफ इंक्वायरी सेक्शन 6 में है। ये कौन फॉर्म करता है? ये भी अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट फॉर्म करेगी। ये भी हाइड्रोलिक बॉडी होती है। ये आर्बिट्रेशन इन नेचर, आर्बिट्रेट करती है। यहाँ पे आपका जो मैटर होता है वो दोनों लोग लेके जाते हैं, मतलब आपका एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय दोनों अग्री होते हैं कि हाँ चलो चलते हैं अपने डिस्प्यूट को रिजॉल्व करवा लेते हैं किसी थर्ड पार्टी से। तो ये आर्बिट्रेशन करती है। इसमें एक चेयरमैन हो सकते हैं और वहाँ पे 2 या 3 लोग भी, 2 से 4 लोग हो सकते हैं, पर इक्वल रिप्रेजेंटेटिव होने चाहिए एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई के। ये फैक्ट फाइंडिंग इन नेचर होती है। ये कोई भी ऐसा कंक्लूजन नहीं देती है कि आपको ये फॉलो करना ही करना है, बस ये रीज़न निकालती है क्यों दिक्कत आ रही है। और ये अपना रिपोर्ट कितने दिन में देती है? 6 महीनों में, विद इन 6 मंथ। ओके। फिर आता है लेबर कोड, सेक्शन 7 लेबर कोड। ये आपका अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट करती है, बट ये जो आपका बॉडी है वो एजुडिकेशन इन नेचर है, मतलब ये जुडिशरी इन नेचर है। ये जो भी आपका अवार्ड देगी वो अवार्ड आपका बाइंडिंग होगा, वो अवार्ड आपको फॉलो करना ही करना है क्योंकि वो कोर्ट के द्वारा दिया जा रहा है। इसमें जो मैटर शेड्यूल 2 और शेड्यूल 3 के होते हैं। शेड्यूल 2 आपने पढ़ा ही है अभी कि शेड्यूल 2 में लेबर कोड के मैटर आते हैं। तो शेड्यूल 3 मैंने क्यों लिखा? अगर शेड्यूल 3 के जो मैटर हैं वो 100 लोग से कम को इफ़ेक्ट कर रहे हैं तो लेबर कोड इस मैटर को देखेगी। फिर आता है सेक्शन 7A, दैट मीन्स इंडस्ट्रियल ट्राइब्यूनल। यहाँ पे वो जो मैटर शेड्यूल 3 में थे वो तो आएंगे ही आएंगे, बट जो शेड्यूल 2 के मैटर है जो लेबर कोड में रिजॉल्व नहीं हो पाया वो यहाँ आ जाते हैं। 7B, दैट मीन्स नेशनल ट्राइब्यूनल। ये क्या होता है? ये आपका वो वाले मैटर्स यहाँ पर आते हैं जो मैटर्स 2-3 स्टेट्स को आपको अफेक्ट कर रहे हैं। मान लीजिए एक कोई कंपनी है, उसका जो सब्सिडी या फिर उसकी जो ऑफिसेज हैं, उसके जो प्लांट्स हैं वो 3-4 स्टेट में हैं। एक आपका हरियाणा में है, एक आपका दिल्ली में है, एक आपका जम्मू एंड कश्मीर में है, एक MP में है। तो 4-5 स्टेट में उसके प्लांट हैं और वो प्लांट में जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं वो बहुत परेशान हैं अपने एम्प्लॉयर से। तो ये जो आपका होगा वो 2-3 स्टेट को अफेक्ट कर रहा है। तो इसलिए इसका जो मैटर है, इस ऐसे जो मैटर्स होते हैं जो 2-3 स्टेट को करते हैं वो जाते हैं नेशनल ट्राइब्यूनल में। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर आ गया होगा। नेशनल ट्राइब्यूनल में प्रिसीडिंग ऑफिसर होते हैं और उनका जो एक्सपीरियंस होता है वो एटलीस्ट उनके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए हाई कोर्ट के जज के होने चाहिए। और लेबर कोर्ट में भी आपके प्रिसीडिंग ऑफिसर होते हैं, उनकी कुछ क्वालिफिकेशंस होती हैं जो मैंने यहाँ नहीं डाली है, बट प्लीज़ आप उसको भी देख लीजिएगा। फिर आता है डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ प्रिसीडिंग ऑफिसर। कब वो डिस्क्वालीफाई हो जाता है? जब वो 65 एज अटेन कर लेता है या फिर वो इंडिपेंडेंट पर्सन नहीं रहता है। तो ऐसी कुछ पॉइंट्स हैं, मैंने यहाँ नहीं डाले हैं, बट ठीक ठाक इम्पॉर्टेंट है वो भी। और क्वालिफिकेशन ये आपको खुद से पढ़ना है। फिर आता है सेक्शन 9A, दैट मीन्स नोटिस ऑफ चेंज। नोटिस ऑफ चेंज क्या होता है? अगर आपके ऑर्गेनाइजेशन में कोई भी नोटिस होती है तो आप विद इन 21 डेज़ आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप इन्फॉर्म करोगे कि हाँ मैंने ये चेंज किया है अपने ऑर्गेनाइजेशन में, कि डिस्प्यूट अराइज ना हो। फिर आपका आता है सेक्शन 9C, बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, ग्रीवियंसेस रिड्रेसल मशीनरी। ये जो मशीनरी होती है वो 2017 के अमेंडमेंट में आई है। इसमें क्या होता है? जब किसी भी ऑर्गेनाइजेशन इंडस्ट्री में 20 और मोर लोग होते हैं तो ये रिड्रेसल कमेटी वहाँ पे फॉर्म करनी होती है। क्यों करनी होती है? कि जो आपके ग्राउंड लेवल पे ही डिस्प्यूट को रिजॉल्व कर दिया जाए वो नेशनल लेवल या फिर स्टेट लेवल पे ना जाए। तो उसमें कौन कौन होगा? चेयरमैन होगा। जो आपके चेयरमैन होते हैं वो आपके ऑल्टरनेटिवली इलेक्ट किए जाते हैं, एम्प्लॉयर साइड से भी एम्प्लॉई साइड से भी। सॉरी स्पेलिंग थोड़ी गलत हो गई है, बट लिखा यही है कि ऑल्टरनेटिवली बोथ साइड से यहाँ पे इलेक्ट किए जाएंगे। इक्वल रिप्रेजेंटेटिव होते हैं एम्प्लॉयर एम्प्लॉइज़ के। टोटल मेंबर 6 होते हैं और उसमें से 1 शुड बी अ वुमेन। इसकी जो प्रोसीडिंग होती है वो 30 डेज़ में देनी होती है और अपील आप कर सकते हो एम्प्लॉयर से विद इन 30 डेज़। एम्प्लॉयर से यहाँ पे अपील की जाती है। अगर मान लीजिए कोई एम्प्लॉय है यहाँ पे अपना डिस्प्यूट लेके गया, यहाँ पे अपना कॉन्फ्लिक्ट लेके गया और जो भी यहाँ से आपको कंक्लूजन मिला
उस एम्प्लॉयर को और वो उससे खुश नहीं है, तो वो अपील कर सकता है अपने एम्प्लॉयर से। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। अब आते हैं सेक्शन 17, पब्लिकेशन ऑफ रिवॉर्ड एंड रिपोर्ट्स। जितने भी अवार्ड्स मिल रहे हैं, जितने भी रिपोर्ट्स आ रहे हैं, उसको आफ्टर द कंक्लूजन उसको पब्लिकेशन में डालना होता है, उसे पब्लिश करना होता है। आपके पास कितना टाइम होता है? विदिन 30 डेज़, गवर्नमेंट 30 डेज़ का टाइम होता है। इंपॉर्टेंट चैप्टर 5, दैट मीन्स स्ट्राइक एंड ले ऑफ। अब आते हैं हम लोग देखते हैं सेक्शन 22। ये जो प्रोविज़न है कब आप स्ट्राइक नहीं कर सकते हो, क्या क्या कंडीशन है कि आप स्ट्राइक नहीं कर सकते हो। जो सेक्शन 22 है वो डिफाइन करता है इन पीएसयूज़ में क्या क्या आपके कंडीशन है कि आप स्ट्राइक नहीं करोगे। अगर आप स्ट्राइक करते हो तो उसे इलीगल स्ट्राइक बोल दिया जाएगा। तो आइए देखते हैं क्या क्या है। विदाउट गिविंग नोटिस, बिना नोटिस के आप स्ट्राइक नहीं कर सकते हो। अब नोटिस कब देना है? तो विदिन 6 वीक्स के अंदर आप नोटिस दे दो कि आपको स्ट्राइक करना है। अब आपने नोटिस दे दी, आज आपने नोटिस दे दी है, सो विदिन 14 डेज ऑफ गिविंग सच नोटिस। तो अगर आपने आज नोटिस दी है तो आज से लेकर 14 दिन तक आप स्ट्राइक बिल्कुल नहीं कर सकते हो, ठीक है। 14 दिन बाद जो 15वां दिन होगा तब आप स्ट्राइक कर सकते हो। और कब तक आपके पास टाइम है स्ट्राइक करने का? जो आपने डेट दी है कि हाँ विदिन 6 वीक्स, जो आपका 6 वीक का लास्ट वाला डेट है तभी तक आप स्ट्राइक कर सकते हो। क्योंकि इसमें एक पॉइंट है बिफोर द एक्सपायरी ऑफ डे स्ट्राइक। जो आपने तारीख दी थी कि हाँ इतने तक हम स्ट्राइक करेंगे, वो तारीख के एक्सपायर होने से पहले। तो एग्जाम्पल ले लेते हैं यहाँ पर हम लोग कि अभी कौन सा महीना चल रहा है? अभी चल रहा है आपका, हेलो, आई थिंक इट्स स्टक, या सो आई वाज सेइंग कि अभी आपका सितंबर चल रहा है, राइट। तो सितंबर हम फर्स्ट लेते हैं क्योंकि कैलकुलेशन ईजी हो जाएगी। 1 सितंबर में आपने नोटिस दे दिया कि हमें स्ट्राइक करनी है, तो आपके पास 6 वीक का टाइम है। तो आपका पूरा 4 हफ्ते इसमें चले जाएंगे सितंबर में। अक्टूबर के आपके 2 हफ्ते, मान लीजिए मिड ऑफ, आपके पास 15 अक्टूबर तक का टाइम है, आप स्ट्राइक कर सकते हो। तो पहले 1 सितंबर से लेकर 14 सितंबर तक आप नहीं कर सकते हो स्ट्राइक, क्योंकि इसमें लिखा है विदिन 14 डेज आप नहीं कर सकते हो। तो आप कब कर सकते हो? जो आपका 15 डे ऑफ सितंबर होगा या फिर 16 डे से आप स्ट्राइक कर सकते हो। और कब तक कर सकते हो? जो 15 डे ऑफ अक्टूबर है तब तक कर सकते हो, क्योंकि इसमें लिखा है कि बिफोर द एक्सपायरी ऑफ द डेट ऑफ द स्ट्राइक, ठीक है। आई थिंक ये 3 पॉइंट क्लियर हो गया होगा। अब 2 पॉइंट इसमें है। ड्यूरिंग द पेंडेंसी, अगर पेंडेंसी ऑफ कंसिलिएशन चल रहा है, आपने कोई जो डिस्प्यूट है वो कंसिलिएशन के लिए दिया गया है, तो उस प्रोसेस में भी आप नहीं कर सकते, क्योंकि उस पर तो काम चल ही रहा है ना, वो स्ट्राइक तो डिज़ोल्व हो ही रही है, डिज़ोल्व के प्रोसेस में, तब नहीं कर सकते हो। और अगर प्रोसीडिंग आ गई है, मतलब कंक्लूजन मिल गया है, तो उस कंक्लूजन के मिलने के 7 दिन तक आप स्ट्राइक नहीं कर सकते हो। क्लियर हो गया? कंक्लूजन कंसिलिएशन के केस में 7 डेज़, और अगर आप एम्प्लॉयर हो और आपको नोटिस मिलती है, ठीक है, अगर आप एम्प्लॉयर हो और अगर आपको नोटिस मिली कि स्ट्राइक होने वाला, तो विदिन 5 डेज़ ऑफ सच नोटिस आपको अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट को बताना होगा कि यहाँ पे मेरे ऑर्गेनाइजेशन में स्ट्राइक होने वाली, क्योंकि आफ्टर 14 डेज़ वहाँ पे स्ट्राइक होने लगेगी, क्योंकि इस एक्ट में लिखा है 14 डेज़ बाद आप स्ट्राइक कर सकते हो। तो इसलिए एम्प्लॉयर के पास कम टाइम होता है इन्फॉर्म करने के लिए। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। अब आते हैं जनरल प्रोविज़न सेक्शन 23। ये आपका पीएसयूज़ पे नहीं लगता है, जो नॉर्मल इंडस्ट्रीज़ होती हैं वहाँ लगता है। तो यहाँ पे कंसिलिएशन का वही है, कंसिलिएशन में 7 दिन मिला था आफ्टर प्रीसीडिंग और ड्यूरिंग द पेंडेंसी। अगर कोई पेंडेंसी चल रही है कंसिलिएशन में तो तब आप स्ट्राइक नहीं कर सकते हो, और उसके 7 दिन बाद भी नहीं कर सकते हो। अगर लेबर कोर्ट, ट्राइब्यूनल या इंडस्ट्रियल ट्राइब्यूनल या नेशनल ट्राइब्यूनल की बात है तो ड्यूरिंग द पेंडेंसी तो आप बिल्कुल नहीं कर सकते हो, बट कंक्लूजन के 2 महीने के बाद भी आप नहीं कर सकते हो, ठीक है। ये 2 पॉइंट क्लियर हो गए होंगे। इफ़ द सेटलमेंट आर इन ऑपरेशन, अगर सेटलमेंट ऑपरेशन में है तब भी आप स्ट्राइक पे नहीं जा सकते हो। अगर जो भी कंक्लूजन आया और वो अभी इन्फोर्स में आने वाला है तब भी आप नहीं कर सकते हो। तो ये जो मैंने आपको 22 एंड 23 बताया है, ये स्ट्राइक का मैंने एग्जाम्पल लेके बताया है, बट ये लॉकआउट पे भी आपका फॉलो होता है, क्योंकि ये स्ट्राइक एंड लॉकआउट का होता है। तो जितने भी आपको यहाँ पे 6 वीक ऑफ बिफोर स्ट्राइक है तो वो 6 वीक ऑफ बिफोर लॉकआउट हो जाएगा, ठीक है, तो सेम होगा। अब आ जाते हैं लीगल और इलीगल स्ट्राइक क्या होती हैं। लीगल स्ट्राइक
जितने भी आपको अभी मैंने प्रोविज़न बताया, अगर उसको फॉलो किया तब आप स्ट्राइक पे गए तो आपका लीगल स्ट्राइक हो जाएगा, अगर अनफॉलो किया, नहीं फॉलो कर रहे हो तो वो इलीगल स्ट्राइक हो जाएगी। अब आ जाते हैं, जब अगर मान लीजिए आपने स्ट्राइक नहीं किया, सब कुछ नॉर्मल चल रहा है, आपको ले ऑफ करना पड़ रहा है, रिट्रेंच करना पड़ रहा है या क्लोजर करना पड़ रहा है अपने ऑर्गेनाइजेशन का, तो उसमें आपको कंटिन्यूस सर्विस चाहिए होती है। तो देख लेते हैं पहले क्या होता है कंटिन्यूस सर्विस। कंटिन्यूस सर्विस होती है एक साल में आप कितना दिन काम किए हो, कि हम माने कि उस साल में आप कंटिन्यूस थे हमारे साथ, तो एक साल में अगर आप अबव द ग्राउंड काम करते हो तो 240 दिन आपको काम करा होना चाहिए। ठीक है, नहीं समझ आया? एक साल में कितने दिन होते हैं? 365 दिन होते हैं, 365 डेज़ होते हैं। उसमें से सारे हॉलीडेज़, नेशनल हॉलीडेज़ निकालने के बाद, वीकली हॉलीडेज़ निकालने के बाद 240 दिन बचते हैं, राइट? उस 240 दिन अगर आप आए हो ऑर्गेनाइजेशन में, आपने काम किया है, तो हम मानेंगे उस साल आप कंटिन्यूस सर्विस में थे। अब उस 240 दिन में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती हैं? आपके मटर्निटी लीव हो गए, पेड लीव हो गए, आपके अगर आप डिसेबल हो गए थे तो आपके जो लीव हो गए, तो ये सारी चीज़ें इसमें इंक्लूड होती हैं 240 दिन में। ठीक है, और अगर आप बिलो द ग्राउंड मतलब माइंस की बात करते हो तो वहाँ पे 190 डेज़ ही होता है। 190 डेज़ अगर आप आए हो तो हम मान लेंगे उस साल आप कंटिन्यूसली काम किए हो हमारे साथ। नोट जनरल प्रोविजन अप्लाइड वेयर द, चलिए फिर देखते हैं। अब आ जाता है ले ऑफ की पारी। इसमें दो टाइप के प्रोविज़न है, एक जनरल प्रोविज़न है और स्पेशल प्रोविज़न है। तो जनरल प्रोविज़न पहले पढ़ते हैं। तो जनरल प्रोविज़न वहीं अप्लाई होता है जहाँ पे वो काम सीजनल नेचर का ना हो, इंटरमिटेंट नेचर का ना हो, और वहाँ पे जो वर्कर हैं वो 50 से ज़्यादा हों, तभी आपका जनरल प्रोविज़न लगेगा। ठीक है, आई होप ये क्लियर हो गया होगा। अब आप बात करते हैं जनरल प्रोविज़न में पहला जो आपका प्रोविज़न है वो है ले ऑफ का, सेक्शन 25CC में है। इसमें बदली वर्कर इंक्लूड नहीं होते हैं, कैजुअल वर्कर भी इंक्लूड नहीं होते। अगर उनको आप ले ऑफ कर रहे हो बदली वर्कर या कैजुअल वर्कर को, तो ये प्रोविज़न उन पर नहीं लगेगा। तो अब ले ऑफ कौन कौन लोग इसमें इंक्लूड होंगे, किसको आप ले ऑफ कर सकते हो? जो एक साल कंप्लीट किए हैं वो इस प्रोविज़न में आएंगे और उनको कंपेंसेशन दिया जाएगा 50% ऑफ बेसिक वेजेस प्लस DA। तो अगर किसी पर्सन को ले ऑफ कर दिया गया, लेड ऑफ करना मतलब कि उससे कह देना टाटा बाय बाय, कुछ दिन बाद आप आइएगा तब हम आपको काम देंगे। मतलब एम्प्लॉयर बोलता है एम्प्लॉय से कि आप डिसकंटिन्यू हो जाइए काम से, क्योंकि सेपरेट हो जाइए कुछ दिन के लिए, क्योंकि हमारे पास काम नहीं है, या फिर कुछ भी XYZ रीज़न हो सकता है, तो इसलिए वो लेड ऑफ है। ये क्लियर हो गया? और उसको कितना कंपनसेशन मिलेगा? क्योंकि आपके पास काम नहीं ना, आपकी गलती, तो आप कंपनसेट करोगे उससे। तो कितना करोगे? 50% ऑफ बेसिक वेजेस दोगे और DA दोगे। बट ले ऑफ आप 45 डेज़ तक ही कर सकते हो, उस 45 डेज़ के लिए आपको पे करना होगा। बट उसके बाद अगर 45 डेज़ के बाद अगर कुछ हो रहा है, 46 या 47 या 50 डेज़ हो गए हैं, तो वो जो एक्स्ट्रा 5-6 दिन जितने भी होंगे उसके लिए कंपनसेशन नहीं मिलेगा। मैक्स टू मैक्स कंपनसेशन आपको सिर्फ 45 डेज़ के लिए मिलता है। ठीक है, अब कुछ केसेस होते हैं जहाँ पे कंपनसेशन बिल्कुल ही नहीं मिलता है। कब ऐसा होगा? अगर मान लीजिए आपका एम्प्लॉयर बोलता है कि मेरे इस वाले जो प्लांट है या फिर ये वाला जो सब्सिडी है वहाँ पे काम नहीं है, बट जो पास में जो इंडस्ट्री है वहाँ पे काम है, वो भी मेरा ही है, तो अब वहाँ जाके कर लो। और एम्प्लॉय ने मना कर दिया कि नहीं, हम नहीं जाएंगे, हम घर पे बैठेंगे। तो इस केस में उसने रिफ्यूज़ किया है, और वो जो आपका डिस्टेंस था दोनों इंडस्ट्री के बीच में विदिन 5 माइल्स था, उस केस में उस एम्प्लॉय को नहीं मिलेगा, क्योंकि एम्प्लॉयर तो कर रहा था ना, एम्प्लॉयर तो अल्टरनेटिव एम्प्लॉयमेंट दे रहा था विदिन 5 माइल्स, बट उसने रिफ्यूज़ कर दिया, तो अब उसे कंपनसेशन नहीं मिलेगा। सेकंड क्या है, वो स्ट्राइक पे चला गया, इलीगल स्ट्राइक पे गया था, तो और तब उसने उसको ले ऑफ कर दिया, तब उसे कंपनसेशन नहीं मिलेगा। या फिर उसको कहा गया है कि आप आना, आज नहीं काम है, कल आना, कल आपको काम मिल जाएगा, बट वो प्रेजेंट ही नहीं कर रहा अपने आप को, वो आ ही नहीं रहा है, तब भी उसको कंपनसेशन नहीं मिलेगा। आई होप ये क्लियर हो गया है। अब आते हैं रिट्रेंचमेंट में। ये सेक्शन 25F में किया गया है। किसी भी ऐसे पर्सन को रिट्रेंच नहीं किया जाएगा जो एक साल कंप्लीट नहीं किया हुआ है, मतलब
वो इसमें इंक्लूड नहीं होगा। वो पर्सन एटलीस्ट उसको 1 ईयर कंप्लीट करे होंगे तभी उसको रिट्रेंचमेंट कंपनसेशन दिया जाएगा। तो फिर क्या होता है आइए देखते हैं। नो वर्कमैन हु हैज़ कंप्लीटेड 1 ईयर ऑफ कंटिन्यूस सर्विस शैल बी रिट्रेंच विद द नोटिस ऑफ 1 मंथ। अगर 1 साल उसने कंप्लीट कर लिया है तो उसको 1 महीने की नोटिस दी जाएगी। और उसको कंपनसेशन कैसे दिया जाएगा? 15 डेज़ का एवरेज पे इंटू जितना भी साल उसने वहाँ पे काम किया है कंप्लीटेड ईयर। कंपनसेशन विल बी सेम, आपको सेम कंपनसेशन जो 15 एवरेज डे इंटू कंप्लीटेड ईयर है वो सेम कंपनसेशन आपको उस केस पे मिलेगी जब उस अंडरटेकिंग का जो मैनेजमेंट है वो चेंज हो रहा है, मतलब कि वो मर्जर हो रही है या फिर एक्विजिशन में जा रही है और आपका जो टर्म ऑफ एम्प्लॉयमेंट है, टर्म ऑफ कंडीशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट है वो चेंज नहीं हो रही है, तो आपको यही कंपनसेशन दी जाएगी। ठीक है, आई होप ये क्लियर हो गया होगा कि रिट्रेंचमेंट कब होता है। रिट्रेंचमेंट मतलब होता है कि आप परमानेंटली आपको ऑर्गेनाइजेशन से निकाल दिया जा रहा है। जब निकाला जा रहा है तो आपको कंपनसेशन दिया जाएगा, उसे रिट्रेंचमेंट कंपनसेशन कहते हैं। वो कंपनसेशन कितना होगा? 15 एवरेज पे का होगा इनटू कंप्लीटेड ईयर। ये कब नहीं मिलता है? जब आपको किसी ऑर्गेनाइजेशन का वो चेंज हो रहा है, मैनेजमेंट चेंज हो रही है और उसको जिसमें आपको वर्क दिया जा रहा है उसका जो कंडीशन ऑफ वर्क है वो आपका चेंज हो गया है। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है बट इजी है। 25FFA सब क्लॉज, अब इसमें क्लोजर को डिफाइन किया गया है। क्लोजर क्या होता है? अब अपने ऑर्गेनाइजेशन को परमानेंटली बंद कर रहे हो तो इसमें आपको नोटिस कितने दिन का देना है? प्रायर नोटिस मिलेगा 90 डेज़ का। किसको किसको मिलता है? एम्प्लॉयज़ को मिलता है और एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट जो भी आपकी अथॉरिटीज़ होती हैं उनको दिया जाता है। ये कहाँ अप्लाई नहीं होता है? जहाँ 50 से कम लोग हैं वहाँ अप्लाई नहीं होगा। अगर कोई कंस्ट्रक्शन का वर्क है, कोई ब्रिज बना रहे हो उसका काम है तो वहाँ अप्लाई नहीं होगा, क्योंकि सिंपल सी बात है, घर बन रहा है, घर बनना बंद हुआ तो आपको क्लोजर का कंपनसेशन तो नहीं देंगे ना, पूरी ज़िंदगी तो घर बनता नहीं रहेगा, इसलिए ये उस पर नहीं होता है। बट कुछ कंडीशन पे जो कंस्ट्रक्शन वाले केस में अगर वो कंस्ट्रक्शन 2 साल से ज़्यादा चल रही है तो आपको कंपनसेशन देना होगा। कंपनसेशन कितना देना है? जितना आपको रिट्रेंचमेंट में मिलता है उतना ही मिलेगा 15 डेज एवरेज पे इनटू कंप्लीटेड ईयर। ये आपका जितने भी कंपनसेशंस होते हैं वो कंपनसेशन आप क्यों दे रहे हो? क्योंकि एम्प्लॉय की जो एम्प्लॉयमेंट है वो अफेक्ट हो रही है। अगर मान लीजिए ऐसा कोई सर्कमस्टांसेस आता है एम्प्लॉयर के पास, वो उसको अवॉइड नहीं कर सकता, अनअवॉइडेबल है, तो आपको कंपनसेशन चेंज हो जाएगा। ऊपर वाला कंपनसेशन नहीं दोगे, तब आप सिर्फ एवरेज पे दोगे 3 मंथ का। 3 मंथ का जितना भी एवरेज पे है, मान लीजिए किसी एम्प्लॉय को 1000 रुपये महीना था, ठीक है, और 3 मंथ का एवरेज पे कितना आएगा? 1000 रुपये का, तो अब उसका 1000 रुपये कंपनसेशन दे दोगे, तब आपको ऊपर वाले देने की ज़रूरत नहीं है। ऊपर वाला किस केस में? जब आप वो जो कंडीशन है वो आपकी अवॉइडेबल थी। ठीक है, आई होप क्लियर हो गया होगा। रिट्रेंचमेंट के आई थिंक चीज़ें थोड़ी ऊपर नीचे हो गई हैं। या मैं बता रही थी, जो रिट्रेंचमेंट होता है उसका एक प्रोसीजर होता है, वो लीफो होता है। लीफो मतलब जो पहले आता है वो रुकेगा, जो लास्ट में आए वो जाएगा। लास्ट इन फर्स्ट आउट। ओके, तो जो जिसका आप रिट्रेंच करना स्टार्ट करोगे अपने ऑर्गेनाइजेशन में, जो सबसे लास्ट में ज्वाइन किया है वो सबसे पहले जाएगा। री एम्प्लॉयमेंट, आप रिट्रेंचमेंट जितने रिट्रेंच एम्प्लॉय को अगर आप री एम्प्लॉय करना चाह रहे हो तो 10 दिन की आपको प्रायर नोटिस देनी होगी अबाउट दी वैकेंसी। अब आते हैं हम लोग स्पेशल प्रोविज़न के बारे में। स्पेशल प्रोविज़न क्या होता है? जिस ऑर्गेनाइजेशन में 100 से ज़्यादा लोग हैं वहाँ पे पहले ही अप्लाई होती है फर्स्ट थिंग। नॉट लेस देन 100 है तो वहाँ अप्लाई नहीं होगी, वहाँ पे जनरल प्रोविज़न होगी जो मैंने अभी बताया है। और कहाँ कहाँ होगी? वो उस इंडस्ट्रीज़ में होगी जो फैक्ट्रीज एक्ट में डिफ़ाइन किया गया है, उस माइन में होगी जो माइन एक्ट में डिफ़ाइन किया है, उस प्लांटेशन में होगी जो प्लांटेशन एक्ट में डिफ़ाइन किया गया है, और वो सारे इस्टेब्लिशमेंट जो आपके सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडरटेकिंग में आते हैं। मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट का जो शेयर है वो 51% से ज़्यादा है वहाँ पे। अब फैक्ट्रीज एक्ट में कौन सी फैक्ट्रीज़ है, मैंने आपको डेफिनेशन आपको पता होगी। अगर 10 लोग वर्क कर रहे हैं विद पावर एंड 20 वर्क कर रहे हैं विदाउट पावर, तो उसे फैक्ट्री कहा जाता है। माइंस आपको पता है, माइंस की डेफिनेशन में क्या क्या आता है। ऑयल जो आपका इरेक्शन होता है चीज़ें निकालने का,
मिनरल्स निकालने का जो भी प्रोसेस होता है उसमें जो जो माइंस होते हैं तो वो इसमें इंक्लूड होंगे। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। अब आते हैं सेक्शन 25 सब सेक्शन एम, इसमें ले ऑफ बताया गया है। ले ऑफ में बदली और कैजुअल वर्कर नहीं है, यहाँ पे प्रायर नोटिस देनी है। वहाँ पे नोटिस थी, यहाँ प्रायर नोटिस है। पहले आप बताओगे किससे परमिशन लोगे, एजी से, मतलब अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट से आप परमिशन ले रहे हो, नोटिस नहीं परमिशन ले रहे हो कि हम यहाँ पे लोगों को ले ऑफ करना चाहते हैं। ठीक है, आपने परमिशन के लिए एप्लीकेशन डाल दी। अब आप वेट कर रहे हो कि मुझे एप्लीकेशन का रिप्लाई मिलेगा, और अगर आपको 60 दिन तक मतलब 2 महीने तक आपको रिप्लाई नहीं मिलता है तो आप मान लेते हो कि वो ग्रांटेड है, उसे डीम टू बी ग्रांटेड बोला जाता है। तो ये 2 चीज़ क्लियर हो गई। प्रायर परमिशन लेनी है विद इन 30 डेज़। सेकेंड, अगर कम्युनिकेट नहीं किया जाता है 60 डेज़ के अंदर तो हम लोग डीम टू बी ग्रांटेड मान लेते हैं। और जो भी ले ऑफ का आपका यहाँ पे जो भी प्रोविज़न है वो ऑर्डर 1 साल तक यहाँ पे इन्फोर्स किया जाएगा। अब आते हैं रिट्रेंचमेंट। ये उस इस्टेब्लिशमेंट में अप्लाई होगी जहाँ पे एटलीस्ट इस्टेब्लिशमेंट नहीं, उस वर्कर पे अप्लाई होगी जो 1 साल तक एम्प्लॉयड था हमारे साथ। ठीक है, तो उसे प्रायर नोटिस दी जाएगी। कितने दिन की, कितने दिन पहले आपको पता चला जाएगा, 3 मंथ पहले। ठीक है, उस नोटिस में आपको पेड इन ल्यू, मतलब जो 3 महीने का नोटिस पीरियड है उसमें आपको पेमेंट की जाएगी, पेड इन ल्यू आपको दिया जाएगा सच पीरियड के लिए। और अगर यहाँ पे भी अथॉरिटी कम्युनिकेट नहीं करती है, 3 महीने पहले आपने नोटिस डाल दी और कम्युनिकेट नहीं कर रही है, इंडस्ट्री में कोई भी कम्युनिकेशन नहीं आया गवर्नमेंट की तरफ से, तो 60 डे बाद आप मान लोगे कि जो आपका एप्लीकेशन था वो एक्सेप्ट हो गया है और वो भी डीम टू बी ग्रांटेड है। इस केसेस में आपको कंपनसेशन कितनी मिलेगी, 15 डेज एवरेज पे मिलेगी और एवरी कंप्लीटेड ईयर जो वहाँ पे मिल रही थी। ऑर्डर शैल बी इन्फोर्स फॉर 1 ईयर, यहाँ पे भी जो भी ऑर्डर होंगे वो 1 साल के लिए इन्फोर्स होंगे। अब बात करते हैं 25 क्लोजर। अगर आप अपने ऑर्गेनाइजेशन को परमानेंटली बंद कर रहे हो तो क्या करना है, आपको 90 डेज़ की प्रायर नोटिस लेनी है, या फिर आप परमिशन कह सकते हो एजी से, मतलब अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट और ट्रेड यूनियन दोनों को। वहाँ पे आप एम्प्लॉय को बता रहे थे रिटेंच में, यहाँ पे आप ट्रेड यूनियन को बताओगे। इसमें कॉन्ट्रैक्ट वर्कर नहीं आते हैं। ये जो अथॉरिटीज़ होती है, अगर इसमें भी सेम कंडीशन है, अगर अथॉरिटी कम्युनिकेट नहीं करती है विद इन 60 डेज़ तो आप मान लोगे कि डीम टू बी ग्रांटेड है। कंपनसेशन यहाँ पे भी सेम है, 15 डेज एवरेज पे इनटू एवरी कंप्लीटेड ईयर। तो ये आपका क्लोजर होगा। इसमें 3 पॉइंट तो आपको सेम मिला होगा डीम टू बी ग्रांटेड वाला। अब जो महीने हैं वो आपको याद करने हैं। क्लोजर में सबसे ज़्यादा टाइम मिलता है 90 डेज़, इसके बाद रिटेंचमेंट है, रिटेंचमेंट में उससे कम मिलेगा मतलब 60 डेज़। फिर आपका सिंपल सा आ जाता है ये हो जाता है 30 डेज़। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। अब आते हैं पेनाल्टीज़। इस एक्ट के अंदर कुछ पेनाल्टीज़ हैं, वो भी इम्पॉर्टेंट है। अगर आप नहीं याद हो रहा तो छोड़ दो क्योंकि लास्ट मिनट आ गया है, बट फिर भी एक बार आप देख लेते हैं। पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर इन एन इलीगल स्ट्राइक। अगर कोई इलीगल स्ट्राइक करता है कोई भी वर्कर तो उसको कितना होता है, 1 मंथ की जेल होती है और 50 रुपये उसको एज अ फाइन देना होता है। जब भी एम्प्लॉय पे पेनाल्टी लगती है तो वो कम होती है इन कंपेयर टू एम्प्लॉयर। आप ऐसे अगर थोड़ा चीज़ें याद करोगे तो ज़्यादा होगा। एम्प्लॉय पे लगा तो 1 मंथ की जेल है, 50 रुपये। इलीगल लॉकआउट तो 1 मंथ है, पर यहाँ पे फाइन देखिए 1000 रुपये हो गया। ठीक है। पर्सन कमिटेड बाय अनफेयर लेबर प्रैक्टिसेस। अगर अनफेयर लेबर प्रैक्टिसेस कर रहा है, ये कौन करेगा, एम्प्लॉयर कर सकता है या ट्रेड यूनियन करेगा, तो उस पर कितना लगेगा, 6 मंथ का आपको जेल हो सकता है और 1000 रुपये फाइन होगा। फिर आता है पेनाल्टी फॉर इंडिकेशन अदर टू टेक पार्ट इन। अगर आप कोई स्ट्राइक चल रही है और लोगों को आप भड़का रहे हो कि और स्ट्राइक में आओ तो इम्प्रिजमेंट 6 मंथ का होगा और फाइन 1000 रुपये होगी, या फिर बोथ। पेनाल्टी फॉर गिविंग फाइनेंशियल एड टू इलीगल स्ट्राइक और लॉकआउट। अगर आप कोई ऑर्गेनाइजेशन हो या फिर आप कोई पर्सन हो और आप पैसे दे रहे हो, फाइनेंशियल एड प्रोवाइड कर रहे हो लोगों को कि जाओ तुम इलीगल स्ट्राइक पे जाओ, प्रमोट कर रहे हो इलीगल स्ट्राइक को, तो इम्प्रिजमेंट 6 महीने की हो सकती है और यहाँ पे भी फाइन 1000 रुपये होगा। अगर ब्रीच ऑफ सेटलमेंट या अवार्ड, कोई भी सेटलमेंट या अवार्ड आपको किसी अथॉरिटी के थ्रू मिली है और उसको आप नहीं फॉलो कर रहे हो तो 6 महीने की जेल हो सकती है और फाइन हो सकता है
फ़ाइन का यहाँ अमाउंट नहीं है, पर एडिशनल फ़ाइन का अमाउंट है जो 200 रुपये पर डे है, और अगर आप कंटिन्यू करते रहोगे तो और ज़्यादा हो जाएगा। पेनाल्टी फॉर डिस्क्लोजिंग अ कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन, अगर कोई भी कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन आप डिस्क्लोज करते हो तो 6 महीने की जेल और फ़ाइन 1000 है। अगर आप क्लोजर करते हो विदाउट नोटिस तो 6 महीने की जेल और फाइन होगा आपका 5K, मतलब 5000 रुपये। दैट्स ऑल फॉर टुडे। ये आपका मैंने बहुत क्विक तरीके से रिवाइज़ करने की कोशिश की है। आई होप ये आपको हेल्पफुल होगा, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। कल हम आएंगे कुछ नए वीडियोज़ के साथ। थैंक यू।